इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर, या फिर स्फेरिकल सेल भी अगर पूछेगा तो भी सेम टॉपिक एप्लीकेबल होगा। ये भी गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के तहत सेम टॉपिक किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। वहां पे नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का केस हम लोग किए थे, ठीक है। वो आपको हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में वो मिल जाएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पार्ट ए का जो यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे देखिए मेंशन है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग इसके एप्लीकेशन में 3-4 एप्लीकेशन करेंगे, तो ये अभी एप्लीकेशन में तीसरा एप्लीकेशन है। इससे पहले हम लोग 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं, इसके बाद एक एप्लीकेशन हम लोग और पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का, ठीक। उसके बाद हम लोग यूनिट को आगे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये चूंकि पिछले वाले एप्लीकेशन से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे अंतर ये है कि पिछले वाले में हमने नॉन कंडक्टिंग स्फेयर लिया था अचालक, और जबकि यहाँ पे हम लोग कंडक्टिंग स्फेयर लेंगे। अब चाहे कंडक्टिंग स्फेयर लीजिए चाहे स्फेरिकल सेल लीजिए, दोनों के लिए सेम टॉपिक एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो कंडक्टिंग स्फेयर होता है, आप इसे चाहे जितना चार्ज दीजिए, मान लीजिए क्यू चार्ज आप देते हैं, तो पूरा का पूरा चार्ज इस कंडक्टिंग स्फेयर के सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का कि जो भी चार्ज होता है वो उसके अंदर, भले ये ठोस गोला ही क्यों ना हो कंडक्टिंग मटेरियल का, लेकिन इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रुकेगा, जो भी चार्ज है वो आके इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार स्फेरिकल सेल क्या होता है, स्फेरिकल सेल एक खोखला गोला होता है। तो अब चाहे खोखला गोले को आप चार्ज दीजिए या फिर आप किसी कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज दीजिए, दोनों में केस समान बनेगा। यानी जो भी चार्ज होगा वो स्फेयर के अंदर न रह के उसके सरफेस पे जाके पूरा इकट्ठा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली इकट्ठा होगा, ये नहीं कि एक जगह इकट्ठा होगा। तो इसी हम लोग केस को डील करने वाले हैं, उसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। कुछ लैंग्वेज है, समझा देता हूं। इन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स आउटर सरफेस ओनली एंड देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। Hence, a uniformly charged conducting sphere may be considered as uniformly charged spherical cell। अभी जो मैं बताया यही चीज है, जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं मैं बता दे रहा हूं, लिख लीजिए। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, ये लैंग्वेज आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में। इसमें बोल रहा है कि कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर यानी एक समान आवेश से आवेशित अगर कोई चालक गोला हो, तो उसमें जो आवेश होता है वो उसके बाहरी सतह पर फैल जाता है, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से फैल जाता है, उसके अंदर कोई चार्ज उपस्थित नहीं रहता है। यही कारण है कि हम लोग एक चालक गोला को एक खोखले गोले से रिप्लेस कर सकते हैं, या दोनों में केस में सेम ये थ्योरी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। अब देखिए चार्ज इसमें क्यू है, तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पे फैल गया है। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस स्फीयर के सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस में ये कोई पॉइंट है पी, जो कि इस गोले के बाहर आउटसाइड लाई करता है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब चूंकि ये गोला है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब उस सरफेस पे परपेंडिकुलर पे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए नियम क्या होता है गॉस के नियम का प्रयोग करने की, कि देखिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेते हुए आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट उसी गॉसियन सरफेस पे आ जाए, और वो गॉसियन सरफेस इस स्ट्रक्चर का होना चाहिए, इस ज्योमेट्री का होना चाहिए जिस ज्योमेट्री का आप सरफेस एरिया आसानी से निकाल सके। ये नहीं कि गॉसियन सरफेस टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह का ड्रॉ कर दे, नहीं, फिर फंस जाएंगे। उसका सरफेस एरिया निकालने का आपके पास कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए, जिसे आप जानते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग ये स्फेरिकल ये ले रहे हैं। अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लंबवत बाहर की ओर होगा, और इस पॉइंट P पे हमें जो छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया कट करेंगे ds, और चूंकि ds वेक्टर क्या होता है, जो एलिमेंट्री एरिया लेंगे उस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की ओर होता है। कहने का मतलब हुआ जो ds वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे मतलब मान लीजिए कोई ये सरफेस है, ठीक, ये स्फीयर का मैं एक सरफेस कट किया हूं, तो
तो अब इस सरफेस पे ये मान लीजिए छोटा सा ये एरिया कट किया हूं, तो जितना इसका एरिया आएगा वो ds होगा। लेकिन आप जानते हैं एलिमेंट्री एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब इसका वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे ना, वेक्टर फॉर्म, तो जो ds वेक्टर होगा, ये जितना एरिया आपने कट किया है उसी एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की ओर डायरेक्शन शो करता है ds वेक्टर, ठीक है ना। ds क्या है, इस ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जितना मैं शेड किया हूं ये इसका एरिया, इसका मैग्नीट्यूड है, बट इसका डायरेक्शन जो है वो इसी एरिया के बाहर आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा ds वेक्टर। यही कारण है कि यहाँ पे ये जो ds वेक्टर है वो परपेंडिकुलर बाहर की ओर जाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों में सेम डायरेक्शन बनेगा, दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गॉस लॉ लगाने वाले। गॉस का नियम क्या कहता है कि इस गॉसियन सरफेस से जो भी फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो भी फ्लक्स बाहर निकल रहा है, यानी वो फ्लक्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, वो कितना होता है, इस गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज होगा उतना बटे एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉसियन सरफेस इस पूरे चार्ज को इनक्लोज कर ले रहा है, घेर ले रहा है, तो फ्लक्स जो होगा वो q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और फ्लक्स निकालने का फाई इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। अब मैंने बताया ई और ds क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये E इंटू ds इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1, तो यहां से E क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर आ जाएगा और ये बचा केवल इतना। ये क्या है, देखिए ds क्या था, ds इस गॉसियन सरफेस पे छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया हमने लिया था। अब ये पूरा इंटीग्रेशन सरफेस पे करने का मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट्री एरिया आपने गॉसियन सरफेस पे छोटा सा लिया था, ये पूरा इस सरफेस पे फैला दिया गया है। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि इसको मैंने पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दिया। ये जो छोटा सा ये जो सरफेस ds था, इसको पूरे सरफेस पे फैला दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। तो जब पूरे सरफेस पे आप फैला देंगे तो वो पूरा सरफेस एरिया कवर कर लेगा। इसीलिए जो इंटीग्रल पूरा सरफेस इंटीग्रल ds है, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा सरफेस एरिया इस गॉसियन सरफेस का। अब चूंकि गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस का है, तो यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया होगा कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना। कैपिटल R तो इस गोले का रेडियस है ना, हम लोग गॉसियन सरफेस तो कैपिटल स्मॉल r रेडियस का ड्रॉ किए है ना, तो ये गॉसियन सरफेस का हमें यहाँ पे ये निकालना है ना सरफेस एरिया, तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वही फॉर्मूला आया है जो कि पॉइंट चार्ज में आता है, या जो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए आया था। यानी यहाँ पे भी जो आउटसाइड, जो स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, यानी E इज proportional to 1 by r square, ठीक है, या E is inversely proportional to r square. Hence the electric field due to uniformly charged conducting sphere या spherical cell at point outside is the same as the total charge is concentrated at center। कहने का मतलब ये कह रहा है ना कि अगर ये चार्ज पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, कि इस O सेंटर पे अगर पूरा का पूरा केंद्रित होता तो भी वही फॉर्मूला आएगा जो इस केस में ये आ रहा है, ठीक। यानी ये एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो पॉइंट चार्ज O पे सेंटर्ड होगा। क्यों, क्योंकि O से P के बीच की दूरी r है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हम लोग उसी स्फीयर के सरफेस पे, यानी ये जो पॉइंट P है ये अब इस स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि 3 केस बनेगा। एक बार आउटसाइड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, यानी जब स्मॉल r की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी कैपिटल R से, अभी ना हम लोग आउटसाइड जाएंगे। दूसरा केस हम लोग निकालेंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तीसरा केस हम लोग इस स्फीयर के अंदर घुस जाएंगे, तो यानी स्मॉल r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो जाएगी। कैपिटल R फिक्स है, वो इस गोले का रेडियस है, जबकि स्मॉल r एक वेरिएबल डिस्टेंस है, जो कि 3 केसेस में हम लोग। तो देखिए कि इन दिस केस कुछ करना नहीं है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला आया था उसमें स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दीजिए। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा वो इसी के सरफेस पे ड्रॉ हो जाएगा। तो जब इसी पे ड्रॉ हो जाएगा गॉसियन सरफेस, तो अंतर कहाँ पे आएगा, सब चीज सेम चलेगा, अंतर बस यहाँ पे आएगा, ये 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला आ ही जाएगा। वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग केस थर्ड इसका। अब केस थर्ड क्या है कि हम लोग अब इसके अंदर, इस गोले के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए क्या करिए, इसके अंदर एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए जो इस पॉइंट P को अपने ऊपर ले ले, माने पॉइंट P को हम लोग लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे।
स्मॉल आर रेडियस का। अब ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, तो एक बात बताइए, इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज होगा, कोई चार्ज फंसेगा नहीं, क्योंकि पूरा चार्ज तो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जब आप गॉस का नियम लगाएंगे तो गॉस का नियम यही कहता है कि टोटल जो इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है उसकी बात कीजिए। तो इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं फंसा, सारा चार्ज तो बाहर है। तो जब चार्ज ही नहीं फंसा तो जो आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बराबर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब 0 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। यही कारण है कि जब अगर मतलब जैसे किसी भी आप धातु का शील्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं जा पाती है। समझ में आया ना? जैसे मतलब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए टिन का शेड है, टिन का शेड है, आप उसके नीचे हैं, तो जब उस पर इलेक्ट्रिसिटी गिरेगा ना तो उस पर आप नीचे हैं, चूंकि उसको टच मत करिएगा तो आपके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज उसी के सरफेस पे ही रह जाएगा। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये जीरो हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखिए ये गोला है, जैसे जैसे यहाँ सेंटर से बढ़ेंगे तो ये गोले के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू लेंगे, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गोला केवल और केवल रेफरेंस के लिए बनाया गया है कि देखिए जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे ये जीरो से स्मॉल आर तक बढ़ेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। यानी जब आर इज लेस देन कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जैसे ही आर बराबर आए, आर पे आएंगे, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू कितनी मिली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब उसके बाद जैसे जैसे आप गोले से दूर जाएंगे, देखिए ये आर इसके हम लोग सरफेस से अब जब बाहर आ गए तो बाहर आने पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। यानी जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के फैक्टर से क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं इन तीनों केसेस में। इसके केस में तो पहला केस वही है, हम लोग आउटसाइड जाते हैं। तो जब हम लोग आउटसाइड थे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में ये फॉर्मूला तो आप लोगों को मैं बकायदे पढ़ा चुका हूं, आप लोग पुराने वीडियोस में जाके देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो v इज नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू आर इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ठीक है। ई डॉट डी आर वेक्टर में रहता है, लेकिन ई और डी आर सेम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो कॉस जीरो जीरो हो जाएगा, इनटू डी आर हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/r आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या निकल गया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। यानी आउटसाइड जो पोटेंशियल है 1/r के फैक्टर से कम होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे कुछ करना नहीं है, सेम फॉर्मूला में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दीजिए, वही सेम आ जाएगा। अब इसके इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं जो कि है इनसाइड, यानी जब r इज लेस देन कैपिटल आर हो। अब इनसाइड है में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो ये मत सोचिएगा कि पोटेंशियल भी जीरो होगा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। अभी देखिए कैसे, देखिए ये फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। अब ये पूरा का पूरा गेम यहाँ लिमिट में छुपा हुआ है। ई नहीं कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो ई का वैल्यू जीरो रख के v बराबर जीरो करके बैठ जाए, ऐसा कभी मत करिएगा, वरना एग्जामिनर भी जीरो नंबर दे के बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, चूंकि पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का पूरा कवर होता है, यानी आर तक का। तो अब यहाँ पे भले ही ये इनसाइड आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल माइनस बार बार बोल दे रहे, माइनस फॉर्मूला है, जो इंटीग्रल है वो इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक आपको फंसाया है। मतलब ये जो गोला है, इस गोले को देखिए, यहाँ पे आइए फिर से, हम लोग इनसाइड निकाल रहे हैं, भले ही इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल के फॉर्मूले में ये जो इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट से आर तक फंसाया है। माने आप इनफाइनाइट से इंटीग्रेशन करते 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 इस पॉइंट तक आएंगे जहां की दूरी सेंटर से आर है। मतलब भले ही इनसाइड पोटेंशियल निकालिए, आपको आउटसाइड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व हो जा रहा है, सरफेस वाला भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, और इनसाइड वाला तो हो ही जा रहा है। यानी इस इंटीग्रल को आपको तोड़ना होगा 3 भाग में। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए, 3 भाग नहीं 2 ही भाग होगा, सरफेस 2 भाग में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक आ जाते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल आर मतलब ये आउटसाइड वाला मैटर हो गया। फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इनसाइड वाला मैटर हो जाएगा। मतलब इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग 2 भागों में तोड़ दिए। पहले हम लोग इस पोटेंशियल का यहाँ
इनफाइनाइट से लेके यहाँ सरफेस तक कैपिटल आर, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक के लिमिट में पोटेंशियल निकालेंगे और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल ही चुके हैं। फिर हम लोग यहाँ कैपिटल आर से स्मॉल आर यानी इसके अंदर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, तो पोटेंशियल भी निकल जाएगा। इसीलिए दो भागों में इस इंटीग्रेशन को हमें तोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये इतना माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से स्मॉल आर आ जाएगा, सेम चीज आएगा। तो अब देखिए ये वाला जो है ना ये आउटसाइड के लिए था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान था E = 1/4πε0 Q/r² फॉर इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, और जबकि E = 0 है फॉर किस लिए, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, वो इनसाइड में है आप, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इसका आप इंटीग्रेशन करिए तो ये पार्ट तो खत्म हो गया, ये तो 0 ही हो गया, पर ये यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये इनफाइनाइट टू कैपिटल आर है Q/r, तो इसका 1/r -1/r होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिमिट रखिए, अपर लिमिट कैपिटल आर और लोअर लिमिट 1/∞, वो तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पोटेंशियल आ गया, जो कि क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। बड़ा अजीब रिजल्ट है कि स्फीयर जो है जिसके बाहर क्या है, जिसके सरफेस पे पूरा चार्ज एक्यूमुलेटेड है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल 0 नहीं है, वो कांस्टेंट है, कुछ न कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट है, और वो वैल्यू उतना ही है जितना कि इसके सरफेस पे है। यानी इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर है, और वो पोटेंशियल हर जगह उसके अंदर के पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है। अब इसका हम लोग बनाते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग आएगा। देखिए ये है स्फीयर, अब यहाँ देखिए ये स्मॉल आर, यहाँ पे पोटेंशियल V, जब हम लोग 0 से कैपिटल आर तक जाएंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि इनसाइड भी पोटेंशियल कांस्टेंट था, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितना तक था, वो कांस्टेंट वैल्यू उतना तक था जितना सरफेस पे है, यानी V = 1/4πε0 Q/R। यहाँ से जब इसके सेंटर से आप सरफेस तक जाएंगे तो पोटेंशियल आपको समान मिलेगा सरफेस तक, जैसे ही सरफेस से बाहर निकल जाएंगे पोटेंशियल 1/r के फैक्टर से कम होता जाएगा। ठीक है, यही है कि ये जो स्फीयर है वो अपने अंदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है, एरिया इक्वी पोटेंशियल बनाता है। ठीक, तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। ये मेरे ख्याल से गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन था। अगले एप्लीकेशन में हम लोग ये इनफाइनाइट लेंथ के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, वैसे भी एक वीडियो में एक ही एप्लीकेशन सही है। नेक्स्ट वो जो अगला एप्लीकेशन है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का भी वीडियो देख लीजिएगा, दोनों एक साथ देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी कंफ्यूज हो ही नहीं पाएंगे इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।